ओके सो लास्ट क्लास तक हमने न्यूटन सेकंड लॉ कर लिया था। अगर किसी की लास्ट क्लास मिस हुई है तो लास्ट क्लास में हमने सिर्फ इतना देखा है कि फोर्स का एक्सप्रेशन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। मोमेंटम को आप टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो भी आएगा दैट इज फोर्स। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी ओवर डी। दैट्स न्यूटन सेकंड लॉ। इस पर हमने न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे न्यूटन सेकंड लॉ। जैसे एक बेसिक सा न्यूमेरिकल आता है, वो आपसे कहता है स्कूटरिस्ट गुड इवनिंग अनुभव, moving with speed of 90 meter per second enters a heavy block enters a bullet of 0.04 kg moving speed of 90 meter per second enters a wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? Exerted by the block on the bullet. ब्लॉक बुलेट पर जो भी एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा वो फोर्स आपको कैलकुलेट करनी। सो देखिए, इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए देखो आपको दिया हुआ है कि आप ऐसे समझो आपको एक ब्लॉक दिया है, ये बुलेट है, ये बुलेट दी हुई है। ये बुलेट इस ब्लॉक में जब एंटर करती है तो बुलेट की स्पीड है 90 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट कुछ डिस्टेंस कवर करती है, से इस बुलेट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, इसने डिस्टेंस कवर किया 60 सेंटीमीटर। हर्षित अभी चेक करते हैं, और उसके बाद जाकर बुलेट रुक जाती है। तो अगर ये बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी थी तो बुलेट की फाइनल जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0। जैसे बुलेट रुकी दैट मींस फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 0। सो ये जो ब्लॉक है, रुकने का क्या मतलब है? ब्लॉक इस बुलेट के मोशन को अपोज कर रहा है। तो ब्लॉक क्या कर रहा है? इस बुलेट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इसी को हम रेजिस्टिव फोर्स कह रहे हैं। इसी को रेजिस्टिव फोर्स कह रहे हैं। तो आपका काम है किसी तरह से रेजिस्टिव फोर्स कैलकुलेट कर लेना। सो देखो यहां जैसी वो कहता है ना, देखो कुछ चीजें, एवरेज फोर्स, अगर क्वांटिटी वेरी भी कर रही होती है, लाइक वेलोसिटी वेरी कर रही है, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, जब आप उसका एवरेज कैलकुलेट करोगे देन दैट एवरेज इज कांस्टेंट।
अगर कोई क्वांटिटी वेरी करती है और आप उसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं, देन दैट एवरेज इज अ कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब ये होगा कि ये जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है, ये फोर्स कांस्टेंट है। अब अगर फोर्स गिवन है, फोर्स से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है, दैट मीन्स यहां जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर कहीं फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब है एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। मीन्स मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आपका काम है सिर्फ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। ये इक्वेशन है v इज u प्लस at, आप इसे यूज कर लो। या देखो इसमें क्या क्या गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी जरूर पता है 90 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी पता है 0, डिस्प्लेसमेंट पता है 60 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, दैट मीन्स 0.6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। आप ये पर्टिकुलर इक्वेशन यूज कर सकते हो, v स्क्वायर minus u square is 2s, final velocity 0, so it's 0 square, initial velocity 90 square, 2 into acceleration आपको कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज 0.6, तो ये आ गया -8100, 2 into 0.6 1.2 हो जाएगा, 1.2a। तो यहां से a आ गया -8100 डिवाइडेड बाय 1.2। तो ये एक्सीलरेशन आ गया -8100 डिवाइडेड बाय 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सीलरेशन का क्या मतलब है कि फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे। जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन बता रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स is opposite to that of motion of body of bullet। अगर एक्सीलरेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब आप क्या कहते हो, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मींस जो फोर्स है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। आपको बुलेट का मास दिया है 0.04 kg, फोर्स एक लाइन की कैलकुलेशन है, फोर्स होगा मास इंटू एक्सीलरेशन। सो आप यहां से लिख सकते हो फोर्स हो जाएगा मास which is 0.04 multiplied by acceleration which is -8100 divided by 1.2। तो यहां से फोर्स मिल जाएगी आपको, जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है 327 ही आएगा। कितने की फोर्स एक्ट करेगी। मुझे डाउट्स बताना शुरू कीजिए यहाँ तक अगर कुछ डाउट्स हैं। कुछ क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे जहां आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूज कर कर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, फिर मल्टीप्लाई करके फोर्स लेकर आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ मैत्री, गाइडलाइंस देख लिए। So scooterist moving with speed of 36 kilometer per hour sees a child, अभी डिस्कस करते हैं मित्र, standing in middle of road।
he applies the brakes and bring the scooter to rest in 5 seconds. Calculate, ये टाइम रुक जाओ, 5 seconds नहीं है, 3 seconds. Calculate average retarding force on vehicle if mass of vehicle and driver is 300 kg. भाई मुझे इसके आंसर्स मिले, सब ट्राई करो. सो इनिशियल जो वेलोसिटी है दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर. जो मैंने सिखाया था 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया. रुक जाती है, स्कूटर रुकता है, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0. एक्सेलरेशन पूछ रहा है और रुकते रुकते जो टाइम लगा दैट इज 3 सेकेंड्स. तो इसे ऐसे कर सकते हैं ना, v स्क्वायर, v इज u प्लस a. तो जब ये रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेशन का पता नहीं, टाइम इज 3 सेकेंड्स. तो यहां से जो एक्सेलरेशन होगा इट्स -10/3 मीटर पर सेकेंड. -10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब अगर एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स भी आ जाएगी. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. यहां भी नेगेटिव साइन का वही सिग्निफिकेंस है जो पहले था. नेगेटिव साइन बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन ऑपोजिट. सो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मास इज 300, acceleration is -10/3, 100 हो गया. So F is minus of 1000. So Abdullah, this V minus U A/80 is the same formula. This one and this particular equation are same. Just multiply this T and A. 80 is V minus U. So you will get V is U plus 80. That's it. Okay, sir. ओके, ये भी क्लियर है. सो एक टाइप के क्वेश्चंस तो यही आएंगे. मेरी इस ईयर से नहीं, नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होंगे, अभी नहीं. ये जो तुम्हारा सेशन स्टार्ट हो गया, होपफुली अभी इससे अप्लाई नहीं करें, नेक्स्ट सेशन से अप्लाई करें. तो तुम तो वैसे ही होगी जैसा था, आगे अप्लाई होगा. ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ के बाद न्यूटन थर्ड लॉ, फिर आएंगे और न्यूमेरिकल्स के ऊपर. सो न्यूटन थर्ड लॉ बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, हर एक्शन का रिएक्शन होगा. मींस अगर स्टेटमेंट लिख देते हैं, टू एवरी एक्शन, there is equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होगा. मीन्स अगर आपने एक ये ब्लॉक लिया और आप एक ब्लॉक और लिया, ये दो ब्लॉक्स हैं. दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी. ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज एफ बी ए.
लाइक ए ने बी को पुश किया विद अ फोर्स एफ बी, तो देखो बी भी ए पर सेम फोर्स एक्सर्ट करेगा. दिस इज फोर्स ऑन ब्लॉक ए ड्यू टू ब्लॉक. सो अगर आप ये कहते हो एक फोर्स को आप कह दो कि ये एक्शन है, सो दूसरी जो फोर्स होगी वो दूसरी फोर्स रिएक्शन हो जाएगी. जैसे अगर मैं ये पेन लूं और पेन लेकर मैं स्क्रीन पर मारूं, लैपटॉप की स्क्रीन पे मारूं, तो ये पेन लैपटॉप की स्क्रीन पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट इज एक्शन. स्क्रीन पेन पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगी दैट इज रिएक्शन. तो यहां पर दो बॉडीज ली मैंने ए और बी. ए बी पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दैट इज एक्शन. बी ए पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट फोर्स इज रिएक्शन. न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एफ ए बी और एफ बी ए एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट्स होंगे. एफ ए बी और एफ बी ए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट्स आएंगे. दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगे. दैट्स न्यूटन्स थर्ड. The forces are equal and opposite. Magnitude सेम होंगे, डायरेक्शंस ऑपोजिट. हाँ माइनस लगाया, ये माइनस है, ये माइनस बता रहा है दोनों का डायरेक्शंस ऑपोजिट. दिस इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस. अब इस एक्शन और रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो. एक्शन एंड रिएक्शन आर इंस्टेंटेनियस. एक्शन और रिएक्शन जो होंगे वो इंस्टेंटेनियस होते हैं, कोई टाइम लैग नहीं होगा. मींस जिस इंस्टेंट पर मैंने पेन से किसी बॉडी को स्ट्राइक किया, जिस इंस्टेंट पर एक्शन हुआ एग्जैक्टली उसी इंस्टेंट पर रिएक्शन होगा. ऐसा नहीं होगा कि एक्शन के कुछ सेकंड्स के बाद रिएक्शन हो रहा है. दे आर इंस्टेंटेनियस. जिस इंस्टेंट पर एक्शन है उसी इंस्टेंट पर रिएक्शन. एक चीज और इंपॉर्टेंट है, एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करता है. सो एक्शन एंड रिएक्शन acts on different bodies. लेकिन अभी तो आपने कहा ना कि एक दूसरे पे एग्जर्ट करते हैं. हाँ सर अभी जब आप समझा रहे थे आपने नहीं कहा कि दोनों इक्वल और अपोजिट एक दूसरे पे एग्जर्ट करते हैं फोर्स. एक दूसरे पर ना, मींस अगर एक्शन बी पर हुआ तो रिएक्शन ए पर हुआ. ऐसा नहीं होगा कि एक्शन और रिएक्शन दोनों एक पर हो जाए. अगर एक्शन बी पर हुआ तो रिएक्शन किस पर हो रहा होगा, ए पर. यही मतलब है दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. ऐसा नहीं होता है कि एक ही बॉडी पर एक्शन भी हो जाए और रिएक्शन भी हो जाए. यही रीजन है कि एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते. एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं. यही रीजन है कि एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे. ये अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करेंगे. दे विल नेवर कैंसिल ईच अदर. एक्शन और रिएक्शन कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे. सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की. अब कुछ एग्जांपल्स आते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की एप्लीकेशंस. फर्स्ट एप्लीकेशन आता है वॉकिंग. भाई जब आप चलते हो तो वो वॉक जो है आपकी, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. आप एक्शन की वजह से आगे मूव नहीं करते, आप आगे मूव करते हैं रिएक्शन की वजह से. कि अगर आपने एक सरफेस ले ली, जब आप आगे चलने की कोशिश करोगे तो आप इस अर्थ की सरफेस है, आप अर्थ की सरफेस पर फॉरवर्ड मूव करना चाह रहे हो. जब आप फॉरवर्ड मूव करोगे तो आप ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हो. तो बेसिकली ये ग्राउंड है. ग्राउंड पर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. जब आप आगे मूव करने की कोशिश करोगे तो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी. दिस एंगल इज थीटा. ये फोर्स, जो फोर्स आपने ग्राउंड पर अप्लाई करी है, ये फोर्स आपको मूव नहीं करेगी. ये फोर्स आपके ऊपर एक रिएक्शन एक्सर्ट करेगी. इस रिएक्शन, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, आप इस रिएक्शन को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो. ग्राउंड के अलोंग एक कंपोनेंट होगा विच इज आर कॉस थीटा. ग्राउंड के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा विच इज आर साइन थीटा.
और यहां पर बॉडी का वेट एक्ट कर रहा होगा विच इज mg। जो भी आदमी चल रहा है उसका वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा mg। सो देखो यहां होगा क्या, पहली चीज ये फोर्स F इज फोर्स exerted by men on ground। सो मैन ग्राउंड पर जो भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दैट फोर्स इज इट। R is reaction of ground। तो ग्राउंड मैन पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो रिएक्शन जो होगा दैट रिएक्शन इज R। आप इस रिएक्शन के कॉम्पोनेंट्स ले सकते हैं R cos थीटा एंड R sin थीटा। ये जो R sin थीटा है ये R sin थीटा वेट को बैलेंस कर देगा। R sin थीटा will balance weight, will balance weight of work। R sin थीटा वेट को बैलेंस कर देगा। R cos थीटा जो होगा, R cos theta will help in forward motion। तो R cos थीटा फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करेगा। तो एक ये एग्जाम्पल है वॉकिंग कि जब आप चलते हो तो वो एग्जाम्पल है न्यूटन थर्ड लॉ का कि आप ग्राउंड को पीछे पुश कर रहे हैं, ग्राउंड आपको आगे पुश कर रहा है और वो ग्राउंड का जो रिएक्शन है उस रिएक्शन की वजह से आप आगे मूव कर रहे हैं। इसमें बताइए कोई डाउट है? नहीं तो फिर सर आगे। जैसे आपने बोला ना जैसे हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है सर, तो अगर रिएक्शन का भी मतलब वापस से रिएक्शन हो, एक्शन टू रिएक्शन, रिएक्शन टू एक्शन, सर ऐसे तो ये इनफाइनाइट तक चलते रहेगा ना? क्यों इनफाइनाइट क्यों चलेगा? दो ही तो बॉडीज है, एक बॉडी ए एक बॉडी बी। सर अगर ए बी पे एग्जर्ट करता है फिर बी वापस ए पे एग्जर्ट करता है तो दैट्स इट। बस बस यही है, इसके आगे कुछ नहीं है। ए ने बी पर फोर्स एक्सर्ट करी, बी ने उसकी ए पर रिएक्शन लगा दी। अब ओके। जो आप कह रहे हैं फिर से ए बी पर एक्सर्ट करेगा, वो ऑलरेडी जो पहली वाली फोर्स थी आप उसको 2 बार काउंट करें। तो फोर्स है 2, अब आप काउंट जितनी बार कर लो उस पर। तो तुम कह रहे हो ना हर्षित की बी ए पर करेगा फिर एक एक्शन हो गया फिर एक्शन, वो नहीं है। जो फोर्स ए ने बी पर अप्लाई करी है वही एक फोर्स है, उस फोर्स को आप कई बार काउंट करें। टॉपिक इज इम्पल्स। इम्पल्स स्टार्ट होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। सो इम्पल्सिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक्ट करती है। जैसे आप पेन से किसी बोर्ड को स्ट्राइक करते हैं, मैंने हैमर लिया, हैमर से किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक किया। सो हैमर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, बहुत कम टाइम के लिए फोर्स एक्ट करती है और हट जाती है। ऐसी फोर्सेस को इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करेगी। बैट है, बॉल को स्ट्राइक करता है, तो बैट बॉल पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, उस फोर्स को आप कहोगे इम्पल्सिव फोर्स। तो इम्पल्सिव फोर्स मीन्स फोर्स which act for a very short duration of time, very short duration of time। तो वो फोर्स जो बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती हैं, those forces are known as impulsive forces। इसे impulsive force कहते हैं। अब impulsive force में एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फोर्स ऑन बॉल बाय बैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ impulsive force। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं ना आपको impulsive force का, so this is time and this is force। so पहले फोर्स 0 थी, 0 से एकदम से ये फोर्स मैक्सिमम होगी। मान लो बैट और बॉल का ही केस ले लो, जब तक बैट बॉल को स्ट्राइक नहीं करता बॉल पर फोर्स 0 है। जैसे ही बॉल को स्ट्राइक करता है
फोर्स 0 से एकदम एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी एंड विद इन नो टाइम ये दोबारा से 0 आ जाएगी। ऐसे तो होगा। हैमर का केस ले लो, जब तक हैमर नेल को स्ट्राइक नहीं कर रहा तब तक फोर्स 0, जैसे ही हैमर नेल को स्ट्राइक करता है फोर्स 0 से मैक्सिमम हो जाती है, फिर जैसे ही आप हैमर हटा दोगे फोर्स दोबारा मैक्सिमम से 0 हो जाएगी। तो ऐसी जो फोर्सेस है, ये जो ग्राफ आ रहा है, दिस इज फॉर एन इंपल्सिव। अब इंपल्सिव फोर्सेस में हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं जिसे कहते हैं इंपल्स। तो देखो इंपल्स क्या है, impulse is product of average force and time of contact। आप एवरेज फोर्स लीजिए और जितने टाइम के लिए वो फोर्स एक्ट कर रही है वो टाइम ऑफ कांटेक्ट लीजिए। एवरेज फोर्स और टाइम ऑफ कांटेक्ट का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को कहोगे आप, दैट इज इंपल्स। सो इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम ऑफ कांटेक्ट। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अब अगर फोर्स एक्ट करती है, ये मुझे कौन बताएगा, मेथ्री, अगर बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रही है क्या मोमेंटम सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? बॉडी है उस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है तो बॉडी के मोमेंटम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मोमेंटम सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? मेथ्री। सो चेंज। फोर्स, जब भी फोर्स एक्ट करेगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नेट चेंज इन मोमेंटम। हम देखेंगे कि जब हम इंपल्स कैलकुलेट करेंगे फोर्स इनटू टाइम तो अल्टीमेटली आपको देखेगा कि मोमेंटम में चेंज आ रहा है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इंपल्स को, इंपल्स इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, द इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट इज चेंज इन मोमेंटम। सो इंपल्स फोर्स का इफेक्ट है और उसी फोर्स के इफेक्ट को कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स और इससे चेंज इन मोमेंटम है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई इंपल्स की। अब देखिए इंपल्स हम कैलकुलेट कैसे करें। एक चीज और देख लीजिएगा, इंपल्सिव फोर्स टाइम के साथ चेंज कर रही है तो ये फोर्स वेरिएबल होती है। इंपल्स का जो एक्सप्रेशन है, इंपल्स के दो एक्सप्रेशन होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो इंपल्स को, दिस इज एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ कांटेक्ट, ये भी इंपल्स का एक एक्सप्रेशन है। और इंपल्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, मींस इंपल्स इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। Impulse is change in momentum. Impulse is final momentum minus initial momentum. हाँ अब्दुल, इट वेरीज, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। दिख रहा है ना, देखो पहले 0 थी, फिर मैक्सिमम हो गई, फिर 0 हो गई, तो ये वेरी कर। So, अब ये प्रूफ कर, अब इसकी इट्स अ वेक्टर, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। वेक्टर है, डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। इसकी जो एसआई यूनिट है, इट्स फोर्स इनटू टाइम, तो एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकेंड्स और इसी एसआई यूनिट को केजी मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन सेकेंड्स और दिस इज केजी मीटर पर सेकेंड। ये एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। इंपल्स मोमेंटम के भी इक्वल है। हाँ कैस्पल, वैसे ही हम डिराइव करेंगे, बस अभी आ रहा हूँ मैं डेरिवेशन, जो तुम कह रहे हो वैसे ही हम डिराइव करेंगे। सो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है डायरेक्टली, एवरेज फोर्स इनटू टाइम, या मैंने जो लिखा है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इसको देखो प्रूफ कैसे करते हैं। मान लो बॉडी पर एक इंपल्सिव फोर्स एक्ट कर रही है, लेट एफ बी impulsive force on the body,
बॉडी के ऊपर जो इंपल्सिव फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इंपल्सिव फोर्स इज F. इन टाइम dt, छोटा टाइम इंटरवल है dt, चेंज इन, और सर आप ये प्रूफ क्या कर रहे हो? ये वाला एक्सप्रेशन हर्षित, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन. सो इन टाइम dt जो इम्पल्स होगी, इम्पल्स इम्पार्टेड, डी आई जो इम्पल्स होगा, इम्पल्स को ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम. इम्पल्स इज फोर्स इंटू डी. इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम होगा, तो अगर इम्पल्सिव फोर्स एक्ट कर रही है एफ, तो डी टी टाइम में जो इम्पल्स होगी इट्स एफ इंटू डी, इज फोर्स इंटू टाइम. अब इन टाइम, सर बताइए. वो फोर्स एक फंक्शन होगा ना सर टाइम तो का? हाँ, तो मैंने एफ लिख दिया ना, इसका मतलब यही है. जहां जब मैंने लिख दिया कि इम्पल्सिव फोर्स मींस फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ओके सर. सो इन टाइम इंटरवल 0 to t, Abdullah, dt represents small time interval. dt represents small time interval. मेत्री मुझे बताओ प्रूफ में कहां प्रॉब्लम आई यहाँ पे इस पॉइंट. सो इन टाइम dt इम्पल्स इम्पार्टेड से समझ में नहीं आया. अभी तो ये फोर्स है ना, इम्पल्स का एक्सप्रेशन होता है फोर्स इनटू टाइम. तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इम्पल्स कैसे कैलकुलेट आएगी. तो अगर एफ फोर्स एक्ट कर रही है तो ये डेफिनेशन है इम्पल्स की, दैट इम्पल्स इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम. डी टाइम में जो इम्पल्स है दैट इज डी आई. अब आपको इम्पल्स चाहिए 0 से t टाइम. तो 0 से t टाइम में इम्पल्स के लिए, या आप इसे ऐसे लिख दीजिए t1 से t2, इन टाइम इंटरवल t1 to t2, t1 to t2. तो जो इम्पल्स होगा दैट इज इंटीग्रल ऑफ f dt. लिमिट इज फ्रॉम t1 to t2. ये इम्पल्स का एक्सप्रेशन. अब यहां से प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है. देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि जो फोर्स F है इट्स अ वेरिएबल फोर्स, वेरी करती है फोर्स. और जो वेरिएशन है ना, ये वाला जो वेरिएशन, इस वेरिएशन को कहते हैं, यहां जो फंक्शन इंक्लूड होगा दैट फंक्शन इज अ डेल्टा फंक्शन. अब्दुल्ला, आपने कैलकुलस नहीं करा है? और मुझे लग रहा था आप चैप्टर नंबर 3 कर चुके हैं, तो आप कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कर चुके होंगे. तो अब्दुल्ला थोड़ा पेशेंस रखना होगा. मतलब जैसे अलजेब्रा होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे ही कैलकुलस है, इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन. और बिना इसके चैप्टर नंबर 3 हो नहीं सकता. और आपने चैप्टर नंबर 3 करा है तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन होना चाहिए. नहीं हुआ तो आपको जो दूसरी बैच की टाइमिंग्स दी है उसमें आप कर लोगे. कोई नहीं अब्दुल्ला, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, जो दूसरी बैच है उसमें आपको मिल जाएगा. सो इम्पल्स इज t1 to t2 f dt. अब देखो यहां होगा क्या, ये जो f है इट्स अ डेल्टा फंक्शन. डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रल एटलीस्ट स्कूल लेवल पर नहीं किया जाता. तो यहां पर वो क्या करता है, एक अप्रोक्सीमेशन यूज करता है. आप जितने भी ऑथर्स पढ़ोगे वो सब एक अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे. F जो फोर्स है दैट फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स. सो इम्पल्स का फॉर्मूला यहां जाकर खत्म हो जाएगा, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता जब आपको फंक्शन फॉर्म ना गिवन. लेकिन यहां पर आप एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं. अप्रोक्सीमेशन ये हो सकती है कि जो फोर्स F है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय एन एवरेज फोर्स. भाई ये मैं अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूं, ये आपको सारे ऑथर्स में मिलेगा. बस अप्रोक्सीमेशन से कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा. आप एक्चुअल इंटीग्रल लो या आप f की जगह f एवरेज ले लो, रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट. बस इस अप्रोक्सीमेशन से फायदा ये होगा कि जो इम्पल्स है ना, इम्पल्स का एक्सप्रेशन होगा इट्स t1 to t2. This is average force multiplied by dt. This is impulse.
T1 to T2 एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय dt। अब अगर कोई क्वांटिटी वेरी कर रही है, मान लो नंबर्स वेरी कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ किसी चीज की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इट्स वेरिएबल, लेकिन अगर मैं इसका एवरेज लूंगा मनस्विन, इसका एवरेज बताओगे यार कांस्टेंट आएगा या वेरिएबल आएगा? अगर कोई क्वांटिटी वेरी कर रही है और मैं आपसे कहता हूँ उस क्वांटिटी का एवरेज लीजिए, सो दैट एवरेज विल बी कांस्टेंट और वेरिएबल मनस्विन? कांस्टेंट। कांस्टेंट। अगर कुछ वेरी कर रहा है उसका एवरेज लोगे, एवरेज एक सिंगल नंबर होता है, दैट्स अ कांस्टेंट। सो आप ऐसे लिख सकते हो कि जब आप इंपल्स लेंगे, सो ये एवरेज तो कांस्टेंट है, एवरेज बाहर ले जाओ, सो दिस इज एवरेज। इट्स इंटीग्रल ऑफ dt लिमिट इज फ्रॉम t1 to t2। अब आप dt को इंटीग्रेट कर दीजिए। अब मेरे पास स्पेस नहीं, इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताना, यहाँ कोई डाउट है, कोई डिस्कस करना है तो बताइए। सर तभी आपने जो अल्टीमेट फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, आपने तभी यहाँ पे एवरेज डाला है ना फोर्स का? हाँ हाँ अच्छा। सर हाँ वो फंक्शन का एवरेज हम टाइम को फंक्शन में डालते डालते और नंबर ऑफ टाइम्स से डिवाइड कर देंगे उसी तरह से। नहीं यार, तो जब कोई फंक्शनल फॉर्म गिवन होती है ना, तो एवरेज ऐसे लेते हैं, t1 से t2 तक, इसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं dt t1 से t2। लेकिन खासकर यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जो f है ना, ये f एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, इट्स अ डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन के साथ ये प्रॉब्लम है कि बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत तेजी से गिरता है। तो इस तरह का इंटीग्रल आप क्लास 12 तक नहीं करोगे, इवन जे एडवांस के सिलेबस में भी डेल्टा फंक्शन नहीं। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए वो अक्सर ऑथर्स स्कूल लेवल पर फोर्स को एवरेज फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज एवरेज लेने का स्टैंडर्ड मेथड वो है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, t1 से t2 f को इंटीग्रेट करोगे, देन यू विल डिवाइड इट बाय इंटीग्रल ऑफ, दैट्स ऑल। सिर्फ डेल्टा फंक्शन से बचने के लिए f को f एवरेज से रिप्रेजेंट करो। और ऊपर का जो लिखा है उससे एवरेज आ जाएगा। हाँ, इससे एवरेज है, ये एवरेज निकालते हैं फंक्शन फॉर्म। ओके सर। सो देखिए, अगर इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करें, दिस इज f एवरेज। dt को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, dt का इंटीग्रल इज t, लिमिट इज फ्रॉम t1 to t2। dt को आप इंटीग्रेट करोगे, इट्स सिंपल t। अच्छा एक चीज और है, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ना, मैं पीछे के टॉपिक्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेक्टर्स। अब ये पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए कि मैं उन चीजों को दोबारा पढ़ूं। सेकंड चैप्टर जो यूनिट होता है, सेकंड यूनिट, इस पे बहुत ज्यादा टाइम इसीलिए दिया जाता है कि आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाए। तो अगर आप वहां कुछ भूल रहे हो तो आपके लिए आगे बहुत परेशानी आने वाली। सो दिस इज एफ एवरेज, इट्स t2 माइनस t। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो इम्पल्स होगी, दैट इम्पल्स इज एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा। तो इम्पल्स का एक्सप्रेशन इट्स एवरेज फोर्स इनटू, तो वो जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसे डिराइव होगा, ये प्रूफ होगा। अब देखो, एवरेज फोर्स और मोमेंटम में कोई रिलेशन याद है युवराज? युवराज, तुमने कल वाला लेक्चर देखा था यूट्यूब पर? नो सर। वाह, सुधांशु बताएगा। सुधांशु, एवरेज फोर्स और मोमेंटम में कोई रिलेशन? रिलेशन बिटवीन एवरेज फोर्स एंड मोमेंटम, सुधांशु जी सर। क्या था, बताओ रिलेशन क्या था?
इट्स चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो एफ एवरेज की वैल्यू रख देते हैं। सो यहाँ से इम्पल्स हो जाएगा इट्स चेंज इन मोमेंटम divided by time interval multiplied by time interval, they gets cancelled out. तो यहाँ से impulse का expression आ गया, impulse is change in momentum which is final momentum minus initial. This is impulse, change in momentum, final momentum minus initial momentum. ये impulse का expression. तो दोनों चीजें आपने यहाँ पे मतलब सर थोड़ा पीछे पहले का पूछ रहा हूँ, जो आपने di equals fdt लिखा है ना सर, तो आपने i का भी इंटीग्रेशन किया होगा। हाँ तभी तो आई आया, di को इंटीग्रेट कर कर ये आई आया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने ना दोनों तरफ d ले लिया है सर, हम डायरेक्ट डेल्टा क्यों नहीं ले सकते? अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि डेल्टा बड़ा टाइम इंटरवल होता है हर्षित। तो अगर कोई चीज वेरी कर रही है, मान लो एफ तो वेरी कर रहा है ना टाइम के साथ, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि डी टी इतना छोटा इंटरवल है कि इसमें एफ में कोई खास चेंज नहीं आएगा। लेकिन डेल्टा टी इतना बड़ा इंटरवल है कि फोर्स में चेंज हो जाएगा। मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि डेल्टा टी इंटरवल में फोर्स की वैल्यू क्या है? ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं एक चीज वेरी कर रहा हूँ y इज इक्वल टू 2x, x की अलग अलग वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ x चेंज कर रहा है 1 से लेकर 3 तक, तुम्हें नहीं पता कि y की वैल्यू क्या आएगी। लेकिन अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि x में जो चेंज है वो dx है, dx इतना छोटा चेंज है, इसमें आप मान सकते हो कि y 2x ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। दोबारा सुन लो, y 2x है, अगर मैं x को 1 से 3 तक वेरी करूंगा तो y चेंज होगा। लेकिन अगर मैं x को बहुत छोटी अमाउंट dx से चेंज कर रहा हूँ तो आप ये मान सकते हैं कि y ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। यहाँ भी वही चीज है, f वेरी कर रहा है, डेल्टा टी टाइम में f पूरी तरह से वेरी कर जाएगा, लेकिन dt टाइम में आप मान सकते हैं कि f इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो dt टाइम के लिए तो इंपल्स आ गया फोर्स इनटू टाइम, ये फोर्स कांस्टेंट है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल टाइम के लिए आपने इंटीग्रेट कर दिया। अगर मैं डेल्टा टी लेता तो फोर्स वेरी कर जाता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। हो गया, थैंक यू सर। और कोई डाउट है बताओ मुझे इसमें? नेक्स्ट देखिए, अ रबर बॉल of mass 50 gram falls from a height of 1 meter and rebound to a height of 0.5 meter. Find the impulse and average force between ball and ground. If time of contact is 0.1, इसे हम साथ में सॉल्व करते हैं। इसके आगे वेरिएबल्स आप ट्राई करोगे। सो देखो, एक बॉल है 50 ग्राम, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर। तो ये बॉल मान लो यहाँ पर बॉल है, इट्स मास इज सम m, कुछ h1 हाइट से गिरती है। जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, लेट्स से दैट वेलोसिटी इज v1। फिर ये बॉल रीबाउंड करती है और रीबाउंड कर कर कुछ हाइट h2 तक पहुंचती है। जिस वेलोसिटी से रीबाउंड कर रही है दैट वेलोसिटी इज v2। जिस वेलोसिटी से बॉल रीबाउंड करेगी दैट वेलोसिटी इज v2। अच्छा मुझे बताओ, v1 और v2 युवराज क्या सेम होगा? ग्राउंड को स्ट्राइक करा v1 से, रीबाउंड करता है, h2 हाइट तक जा रहा है। यस सर, सेम ही होगा। सेम होगा, पहले 1 मीटर था, फिर रिबाउंड कर कर 0.5 मीटर पर आ गया। मेत्री क्या लगता है, v1 v2 सेम होगा? जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है उसी से रिबाउंड होकर ऊपर जाएगा? Yes, sir.
ओके, दिव्यांशी? यस। कैस्पल? नहीं लगता सर, क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो ऊपर से आने में 2√2 पे जा रहा है, फिर वापस टाइम के साथ चेंज होगा ना, इम्पल्स एक्सेलरेशन के साथ। वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, वेलोसिटी सेम होगी अलग अलग? अलग से। भाई अलग होगी। देखो एक सिंपल लॉजिक किया, अगर वेलोसिटी सेम होती तो दोबारा 1 मीटर पे जाता ना। जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है अगर उसी से रिबाउंड कर जाता तो दोबारा वही। सर हाँ, सर बट जब V1 वहां पे हिट करेगा तो जैसे वो लीव करेगा उस टाइम तो सेम ही होगी ना तो सोचो ना, अगर सेम होती तो सेम हाइट तक नहीं जाता। सर, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन प्लस हो रही है और इसमें रिटार्डेशन हो रही है ग्रेविटी फोर्स की वजह से। मैं ना उस कंसेप्ट से बोल रहा था। ना ना ना, वो तो फिर भी उसके बावजूद भी मैंने सिखाया था फ्री फॉल में टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है। जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, जिससे फेंकोगे उसी से दोबारा आकर स्ट्राइक करेगी। अगर ये वेलोसिटी सेम होती v2 और v1 तो ये दोबारा से 1 मीटर की हाइट तक पहुंच जाता। ओके सर। लेकिन ये 1 मीटर की हाइट तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो गई। अब देखिए, अब आपका पहला काम है किसी तरह से v1 और v2 कैलकुलेट करना। तिशा जरा मुझे बताओ v1 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको मैं a कह देता हूँ, इसे मैं b कह देता हूँ। मैं मोशन ले रहा हूँ a से b तक का। मुझे बता सकते हो v1 कैसे आएगा? तिशा? अगर मैं मोशन ले रहा हूँ a से लेकर b तक, मुझे बता सकते हो v1 कैसे आएगा? तुम लोग क्या स्पीड से भूलने लगे हो? अरे भाई फ्री फॉल है भाई। 2s, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन फ्री फॉल है तो -10 होगा, -g होगा, which is almost equal to -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मास m इनिशियली रेस्ट में था 1 मीटर की हाइट से, वहां से ड्रॉप किया, इसे स्ट्राइक करता है विद अ वेलोसिटी v1, फिर रीबाउंड करता है विद अ वेलोसिटी v2 और 0.5 मीटर की हाइट पर आकर रुक जाता है। सो एक्सेलरेशन इज -g विच इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा दैट डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर। जब आप वैल्यूज रखेंगे, सो दिस इज v स्क्वायर -0 स्क्वायर इज 2 इंटू -2 इंटू 1। तो यहां से v स्क्वायर आ गया 20, v आ गया और इसको मैंने v1 कहा हुआ, तो v1 आ गया √20 मीटर पर सेकेंड। सर -20 आएगा ना? नेगेटिव, क्योंकि डाउन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव, तो -√20 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे चाहिए v2, इसको b कहते हैं, इसे c कहते हैं। वी आर कंसीडरिंग मोशन फ्रॉम b टू c नाउ। फिर यही यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s, फाइनल वेलोसिटी 0, 0.5 मीटर पर जाकर रुक रहा है, दैट मींस हाईएस्ट पॉइंट पर रुक रहा होगा v0। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v2 है, जो एक्सेलरेशन है वो -g है, वो है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा दैट इज 0.5। नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो माइनस होना चाहिए, सॉरी, नीचे आ रहा था ना, -20 अब ये ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। तो जब आप वैल्यूज रखोगे, सो इट्स v स्क्वायर विच इज 0 स्क्वायर minus v2 square, it's 2 into a which is -10 into s which is 0.5। तो ये आ गया -v2 square is 2 into 0.51 हो गया, इट्स -।
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो v2 आ गया, इट्स √10 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड्स जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा ना मैत्री, जब आप रूट लेते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है ना। जब डाउनवर्ड्स हमने नेगेटिव लिया हुआ है, बॉडी डाउनवर्ड्स जा रही है, तो आप नेगेटिव साइन पिक करोगे ना। तो v2 इज प्लस √10। तो जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है वो √20, जिससे अपवर्ड्स जा रहा है दैट्स √10। अब आपको क्या चाहिए, इंपल्स चाहिए और एवरेज फोर्स चाहिए। तो देखो इंपल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। So, impulse को आप लिख सकते हैं, impulse is final momentum minus initial momentum. So this is mv2 minus mv1। इस v1 को मुझे साइन के साथ रिप्रेजेंट करना है, हन्नान अब्दुल हन्नान। कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे? जो माइनस √20 है, इसे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है अब्दुल हन्नान। आई कैप, जे कैप, के कैप, कौन सा यूनिट वेक्टर आपको क्रिएट होगा? अरे के क्यों होगा? डाउनवर्ड्स आ रहा है, डाउनवर्ड्स तो जे कैप होगा, माइनस जे कैप। भाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो जे होता है ना, के होता है जेड के अलॉन्ग। के होता है जेड के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग तो जे होता है माइनस। और यही इसी को तुम वेक्टर फॉर्म में लोगे तो ये आ जाएगा √10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। So this is mv2 minus mv1। Impulse vector है, m कॉमन ले लो, this is v2 minus v। So impulse का एक्सप्रेशन आ गया m। मास कितना गिवन है बॉल का? मास दिया है 50 ग्राम, तो ये आ गया 50 डिवाइडेड बाय 1000, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। v2 which is √10 j कैप minus v1 which is minus √20 j कैप। सो ये इम्पल्स आ गया, इट्स 5/100, सो 0.05 √10 j कैप प्लस √20 j कैप। तो ये इम्पल्स हो गया। अगर इम्पल्स आ गया तो आप एवरेज फोर्स निकाल सकते हैं। इम्पल्स होता है क्या? इम्पल्स इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो कि एवरेज फोर्स कितनी हो जाएगी, इम्पल्स को टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट से डिवाइड कर। सो एवरेज फोर्स होगा इट्स इम्पल्स डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इम्पल्स है, ये रहा टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, कैलकुलेट कर लो एवरेज फोर्स कितनी है। अब्दुल्ला, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, दैट यूनिट वेक्टर इज जे कैप। Unit vector along y-axis is j cap. So this body is falling along y-axis, तो यहाँ unit vector तो आप j cap ही यूज करेंगे। अब्दुल्ला, डाउनवर्ड्स आ रहा है ना, y-axis है, तो y-axis के along, अच्छा just to make it a vector, क्योंकि impulse is vector subtraction of momentum, तो pf और pi should be in vector form, तो उसे vector form में convert करने के लिए मैंने j cap से multiply कर। सर अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते तो कोई फर्क पड़ता? बस अभी तो नहीं पड़ता, लेकिन अभी ये 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा ना तो घूम जाओगे। जैसे ये 2 डायमेंशनल हो जाएगा घूम जाओगे तुम, कि ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें ना करें। इससे अच्छा है कि आदत नेक्स्ट न्यूमेरिकल में 2D हो जाएगा। इसमें डाउट्स बताइए मुझे। सर इसको हम s = ut + ½ dt² से सॉल्व कर सकते हैं?
तुम्हें टाइम तुम लेंदी करना चाह रहे हो, तुम पहले टाइम निकालोगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम हाँ लगता है, सर हाँ सर। फिर टाइम निकाल कर फिर तुम वेलोसिटी निकालोगे। मुझे बस एक डाउट है, जैसे हम पहले वाली इक्वेशन में तो हमारा टाइम आराम से निकल जाएगा, जो दूसरे में जब ये वापस से ऊपर जाता है सर, उसमें हमें वेरिएबल में मिलेगा। और सर तो हम ये कर सकते हैं कि जो हम दोनों इक्वेशन में हमारा जो टाइम निकलता है, हम T2 माइनस T1 करके 0.1 के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं उसको। उसकी भी जरूरत नहीं है, तुम शुरू की दो इक्वेशंस लगा दो, v is u plus 80 इसी वाले में, और s is ut plus half 80 स्क्वायर, तुम्हारे दो वेरिएबल v और एक t। सर अगर बाई चांस वो इक्वेशन मतलब उस टाइम में क्लिक नहीं होती, मुझे डायरेक्ट अभी s इक्वल ut का वो आया ना, दिमाग में वही आया सर, तो T2 माइनस T1 करके आ सकता है। ना नहीं भाई, नहीं, इसके टाइम में उसके टाइम में कोई रिलेशन नहीं है, ये T2 माइनस T1 नहीं है। T2 टाइम है इसके ऊपर जाने का टाइम, T1 है इसके नीचे आने का टाइम, और ये तो वो है जितने टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में रहा, कोई रिलेशन नहीं है। ओके सर। एक टाइम में ये ऊपर जा रहा है, एक टाइम में ये नीचे आ रहा है, और ये डेल्टा टी है जितने टाइम में ये कॉन्टैक्ट में रहा, कोई रिलेशन नहीं। सर ये तो वन डायमेंशनल मोशन है ना सर? ये वन डायमेंशन। सर तो हमने यूनिट वेक्टर्स क्यों यूज किया? सिर्फ इसलिए यूज किया ताकि आदत पड़ जाए, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल होगा वो 2 डायमेंशन में होगा तो परेशानी नहीं। अगर आप यूनिट वेक्टर्स ना भी यूज करते तब भी ये हो जाता तो परेशानी नहीं है। अगर आप पिछला भूल गए तो सब साफ हो जाएगा। सो जो एवरेज फोर्स है यहाँ, दैट इज इम्पल्स है 0.05 √10 j gap प्लस √20 j gap डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। ठीक है, उस 0.5 को आपने लिख दिया, ठीक। हाँ मेरी सही है। चलिए एक और करो। सो अभी जो आपने इम्पल्स कैलकुलेट करी वहां मोशन 1 डायमेंशन था, अगर ये मोशन 1 डायमेंशन की जगह 2 डायमेंशन है तो देखो इम्पल्स कैसे कैलकुलेट। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये एक बॉल है, एक बॉल आती है मास m की, ये स्ट्राइक करती है बॉल को विद सर्टेन स्पीड, और सेम स्पीड के साथ ये बाउंस बैक करता है, ये जिस स्पीड से आती है उसी स्पीड से ये बाउंस बैक करता है। ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा, तो ये मास m है, v स्पीड से आता है और v स्पीड से ही बाउंस बैक करके चला जाता है। सो बॉल ऑफ मास m strikes a wall and rebound with same speed, जैसे आता है उसी स्पीड से रिबाउंड करता है। कैलकुलेट impulse imparted to ball by wall। तो बॉल को जो इंपल्स इंपार्ट करेगा वो इंपल्स आपको कैलकुलेट करना है। तो बॉल आती है, स्ट्राइक करती है और रिबाउंड करती है, जो भी इंपल्स इंपार्ट करेगा बॉल को वो इंपल्स कैलकुलेट करेगा। अब आपका काम इतना है, थोड़ा बहुत आप सॉल्व करो, मतलब पूरा मैं सॉल्व करूंगा तो मजा नहीं आएगा। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज को रिजॉल्व कीजिए अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो वेलोसिटीज हैं इन वेलोसिटीज को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कीजिए। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज रिजॉल्व कीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स क्या क्या करिए इतना काम। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कीजिए। सबने रिजॉल्व कर लिया? नहीं अनुभव जीरो तो नहीं आएगा, कुछ तो आएगा। चेक करते हैं, कैलकुलेशन चेक करो। तो ये v है, आप v के कंपोनेंट्स ले सकते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आप v का कंपोनेंट ले सकते हैं, ये v cos थीटा होगा, और डाउनवर्ड्स जो जाएगा वो v sin थीटा हो जाएगा। इसी तरह से ये v है, यहाँ जो कंपोनेंट होगा दैट इज v cos थीटा, और डाउनवर्ड्स जो जाएगा दैट इज v sin थीटा।
तो ये v है, इसका एक v cos थीटा, v sin थीटा, v cos थीटा, v sin। सो ऐसी प्रॉब्लम जहां 2 डायमेंशनल मोशन आपको दिखता है, पहला काम हमेशा किया करो, रिजॉल्व कर लो, x और y के लॉन्ग रिजॉल्व करो, फिर x के लॉन्ग इंपल्स अलग कैलकुलेट करेंगे, y के लॉन्ग इंपल्स अलग कैलकुलेट। अलॉन्ग x एक्सिस जो इंपल्स होगा दैट इज फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, नहीं यश जीरो नहीं आएगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट। इसीलिए तो मैंने कहा था कि स्टेप्स में रिजॉल्व करो इसे हमेशा। फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये है, फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये है v cos थीटा। तो ये v cos थीटा कहाँ एक्ट कर रहा है? along positive x axis. This is x component of final velocity v cos theta. It's acting along positive x axis. तो इसे आप लिख सकते हो, this is v cos theta I cap. Final velocity का x component, it's acting along x axis v cos theta I. Minus initial velocity का x component ये है, ये कहाँ एक्ट कर रहा है? पॉजिटिव x, नेगेटिव x? v cos थीटा, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। इसको ऐसे लिखोगे v cos थीटा माइनस ऑफ आई कैप। मुझे इस स्टेप तक बता दो, किसी को डाउट है? नो सर। क्लियर सबका? दिव्यांशी? So impulse का x component is m, it's minus of 2v cos theta I cap। तो इसे आप लिख सकते हैं कि impulse का x component हो जाएगा, x component of impulse will be minus 2mv cos theta I cap। ये x component हो गया। जब आप माइनस हाँ हाँ वो कुछ पूछ रहा था, तो +2 नहीं होगा ये? प्लस क्यों होगा हर्षित? अच्छा यस यस, थैंक यू, सही कह, प्लस 2mv cos theta I cap। y component of impulse जब लोगे, सो m, अब्दुल हन्नान तुम्हारा नंबर है ये, मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी का y component कितना है? अब y component of final velocity कितना है हन्नान? सर वो मतलब जो आपने लिखा है ना थर्ड लाइन पे, सर वो तो वो सेकंड लाइन पे वो तो माइनस ही होगा ना? नहीं नहीं, ये तो माइनस है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अब्दुल हन्नान, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है? ऐसे खामोश हो तो सुनाई ना दे रहा हूँ। सर क्वेश्चन हाँ मनस्विन क्या बोला? जल्दी जल्दी दोबारा। सर यहाँ पे हमने उसको नेगेटिव इस वजह से लिया है क्योंकि वो डायरेक्शन ऑपोजिट है दोनों की। बिल्कुल, इसीलिए माइनस लिया, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक्ट कर रहा है। अब ये v sin थीटा ये है ना फाइनल, ये है इनिशियल। अब्दुल हन्नान यार ये बताओ, ये डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस? अब्दुल हन्नान यूनिट वेक्टर बताओ, जल्दी जल्दी यूनिट वेक्टर बताओ, कौन सा यूज करेंगे? अब्दुल हन्नान, हाँ माइनस जे का, तो ये आ जाएगा v sin थीटा माइनस ऑफ जे का। इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट v sin थीटा, ये भी डाउनवर्ड्स है तो इसे भी आप लिख सकते हो माइनस जे का। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, y के लॉन्ग तो कोई इंपल्स ही नहीं है, जो भी इंपल्स मिली दैट इंपल्स इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप लिख सकते हो जो नेट इंपल्स होगा, नेट impulses I is sum of impulse along x-axis and impulse along y-axis. So the net impulses x के along is
2mv cos theta I cap y के along this way. So this is net impulse along x-axis. ये impulse का direction है जो impulse बॉल पर एक्ट करेगी, that is acting along positive x-axis. सर हमने v sin थीटा माइनस जे कैप के लिया पहले वाला ही इनिशियल में। v sin theta कहाँ जा रहा है अंशुल, क्या डायरेक्शन? सर लेकिन सर वो मतलब हम उसके डायरेक्शन के हिसाब से लेंगे या फिर सर मतलब वो तो एंड मतलब जो एक्स एक्सिस है सर वहां पे आके तो परपेंडिकुलर हमारा वहीं तक का तो खींचेगा ना। तो देखो ना इनिशियल का डायरेक्शन जब डाउनवर्ड्स है तो मैं उसी डायरेक्शन में तो लूंगा जहां पर जा रहा है। डाउनवर्ड्स का मतलब है माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप ही लेना। माइनस जा रहा तो यहाँ भी माइनस जे कैप कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। सर इसे हम माइनस वी साइन थीटा जे कैप पे लिख सकते हैं ना? हाँ वो एक ही बात, वो एक ही बात। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ सर अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो कोलिजन के बाद उसी कोर्स पे फिर से रिबाउंड हो जाए तब इम्पल्स जीरो होगा ना? कहाँ रिबाउंड हो जाए? सर उसी पाथ पे। उसी पाथ पर नहीं, तब भी नहीं होगा। खुद देखो ना, अगर आया तो वेलोसिटी v थी, वापस गया तो माइनस v हो गई, माइनस माइनस जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 हो जाएगा। अगर वो एग्जैक्टली रिबाउंड हो जाए तो वैसा रिजल्ट होगा जो सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए, y वाला अलग से नहीं आएगा, जीरो नहीं होगा। देखो ऐसे समझो यश, थ्योरेटिकली ऐसे समझ लो कि जब तक अगर इंपल्स जीरो है दैट मींस फोर्स ही काम नहीं करी, फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो रिबाउंड हुआ कैसे? रिबाउंड कराने के लिए तो वॉल ने कोई फोर्स एक्सर्ट करी होगी। अगर वॉल फोर्स ही नहीं एक्सर्ट करता तो रिबाउंड ही नहीं हो पाता। रिबाउंड हो रहा है इसका मतलब वॉल ने कुछ ना कुछ फोर्स जरूर एक्सर्ट करी।